चैप्टर नंबर 2 धातुएं, जिसके अंतर्गत हैं धातुओं का परिचय, आवर्त सारणी में धातुओं की स्थिति, धातुओं के सामान्य गुण, धातु, खनिज और अयस्क, खनिज और अयस्क के मध्य अंतर, धातु कर्म यानी अयस्कों का सांद्रण, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन एवं शोधन, कॉपर एवं आयरन का धातु कर्म, धातुओं का संक्षारण और मिश्र धातुएं। धातुओं का परिचय। आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति का पता लगाकर उस तत्व के रासायनिक व्यवहार की भविष्यवाणी की जा सकती है। गुणों में होने वाले नियमित परिवर्तन को आवर्तता तथा इस प्रकार के गुण को आवर्ती गुण कहते हैं। तत्वों को वर्गीकृत करना आवश्यक है, क्योंकि तत्वों के व्यवस्थित अध्ययन में इससे सहायता प्राप्त होती है। साथ ही तत्वों के विभिन्न गुणों में सह संबंध भी प्राप्त होते हैं। प्रारंभ में केवल कुछ ही तत्व ही ज्ञात थे, इसीलिए तत्वों का अध्ययन सरल होता था, परंतु समय के साथ तत्वों की संख्या बढ़ने से तत्वों तथा उनके यौगिकों का अध्ययन कठिन होता गया। अतः इन तत्वों के अध्ययन को सरल बनाए रखने के लिए तत्वों का व्यवस्थित वर्गीकरण करना आवश्यक हो गया। प्रारंभ में तत्वों के गुणों के आधार पर दो भागों, धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया था। कुछ तत्व हैं जो धातुओं और अधातुओं दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए आज तत्वों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। 1 धातु, 2 अधातु, 3 उपधातु। मेंडलीफ की आवर्त सारणी 1869। मेंडलीफ की आवर्त सारणी आवर्ती नियम पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। इनकी तालिका में 7 आवर्त तथा 8 समूह होते थे, लेकिन इस तालिका में 0 समूह यानी अक्रिय गैसें अनुपस्थित है। इसमें तत्वों के लिए अंतराल यानी खाली स्थान होते थे, जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इसमें हाइड्रोजन के लिए कोई निश्चित स्थिति नहीं थी, समस्थानिकों हेतु कोई स्थान नहीं था, साथ ही परमाणु द्रव्यमान की नियमित व्यवस्था भी नहीं थी। यही कारण है कि इसका संशोधन आवश्यक था। आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी सिद्धांत मोसले द्वारा दिया गया था। यह आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यह गुणों में आवर्तता को दर्शाता है। इसमें 18 समूह होते हैं। तत्वों के पहले समूह को क्षार धातु कहा जाता है। दूसरे समूह तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। तत्वों के 15वें समूह को निक्टोजन्स कहा जाता है तथा तत्वों के 16वें, 17वें और 18वें समूहों को क्रमशः चाल्कोजेंस, हेलोजेंस तथा नोबल गैस समूह कहा जाता है। पृष्ठ संख्या 18। इस पृष्ठ पर तत्वों की IUPAC आवर्त सारणी प्रदर्शित की गई है, जिसमें S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक, आदर्श गैसें, F ब्लॉक, इन सभी का प्रदर्शन किया गया है। S ब्लॉक के अंतर्गत आवर्त दिए गए हैं, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम इत्यादि तत्वों का समावेश है। D ब्लॉक में स्कैंडियम, टिटेनियम इत्यादि तत्वों का समावेश है। P ब्लॉक में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि तत्वों का समावेश है। आदर्श गैसों में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन गैसों का समावेश है। इसके अलावा F ब्लॉक तत्व हैं, जिसमें लेथेनाइड श्रृंखला तत्व और एक्टेनाइड श्रृंखला तत्व आते हैं। इस आवर्त सारणी में क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातु, संक्रमण धातुएं, अन्य धातुएं, अन्य अधातुएं, हैलोजेंस, नोबल गैस, दुर्लभ मृदा तत्व तथा लेंथेनाइड तत्व, एक्टेनाइड तत्व इत्यादि का उल्लेख है। इस संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए आप विषय विशेषज्ञ से विचार विमर्श कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 19। आवर्त की विशेषताएं। 1. तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर
1 से 8 तक बढ़ती जाती है। 2. एक आवर्त के अंतर्गत तत्वों में परमाणु संख्या निरंतर क्रम में होती है। 3. हाइड्रोजन के सापेक्ष किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, तत्पश्चात 0 तक घटती है। 4. परमाणु आकार, विद्युत धनात्मक गुण, धात्विक गुण, तत्वों के अपचायक गुण तथा ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति ये सभी एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती हैं। 5. तत्वों की विद्युत ऋणात्मक प्रकृति, अधात्विक गुण, ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति तथा आयनन विभव आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। समूहों की विशेषताएं। 1. आवर्त सारणी के एक समूह के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या होती है और इसलिए इनमें लगभग सभी समान रासायनिक गुण होते हैं। 2. परमाणु त्रिज्या, विद्युत धनात्मक प्रकृति, धात्विक गुण, धातुओं के अपचायक गुण तथा ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। 3. विद्युत ऋणात्मक प्रकृति, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, अधात्विक प्रकृति तथा ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति एक समूह में परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ घटती जाती है। आवर्त सारणी में धातुओं की स्थिति। कुल ज्ञात तत्वों का 75% धातु है। धातुएं आवर्त सारणी के S, D और F ब्लॉक में मौजूद रहती हैं। कुछ धातुएं P ब्लॉक में भी होती हैं। धातुएं वे तत्व जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातुएं कहलाती हैं। 1. S ब्लॉक की धातुएं। इसमें समूह 1 तथा 2 के तत्व शामिल हैं, अर्थात हाइड्रोजन और क्षार धातुएं समूह 1 यानी Li लिथियम, Na सोडियम, K पोटेशियम, Rb रुबिडियम, Cs सीजियम, Fr फ्रेंसियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, जिसे आउटर शेल के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की संख्या 2,1 की तरह प्रदर्शित किया जाता है। Li3 = 2,1। इसी प्रकार सोडियम परमाणु क्रमांक 11 Na11 = 2,8,1। पोटेशियम 19 = 2,8,8,1। Be बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4 Be4 = 2,2। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12 Mg12 = 2,8,2। अपवाद। हालांकि अधातु हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समूह 1 में रखा गया है। पृष्ठ संख्या 20। P ब्लॉक की धातुएं। इसमें अंतिम 6 समूह शामिल हैं जो 13वें से 18वें समूह हैं IUPAC क्रमांक के अनुसार। यह एकमात्र ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु शामिल हैं। इस ब्लॉक के भारी तत्व अक्रिय जोड़ी प्रभाव यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाते हैं, अर्थात उनकी निम्न संयोजकता स्थायी हो जाती है। एल्यूमीनियम 13 = 2,8,3 समूह 13। SN यानी टिन SN50 = 2,8,18,18,4 समूह 14 से। Bi83 बिस्मिथ 83 2,8,18,32,18,5 समूह 15। डी ब्लॉक की धातुएं। इसमें 13 से 12 के समूह शामिल होते हैं। इन तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। इस ब्लॉक के तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये पैरामैग्नेटिक गुण दर्शाते हैं। ये सामान्यतः रंगीन होते हैं तथा उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इन तत्वों के बाहरी कोश तथा उसके पूर्व के कोश यानी पेन्युल्टीमेट शेल में कम ऊर्जा अंतर के कारण परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित करती है। Hg मरकरी, Zn जिंक, Cu कॉपर, Sc स्कैंडियम आदि डी ब्लॉक तत्व हैं, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं हैं। F ब्लॉक की धातुएं।
इसे आवर्त सारणी के निचले भाग में रखा जाता है, जिसमें क्रमशः 14 तत्वों की 2 पंक्तियां शामिल होती हैं, जिन्हें लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहा जाता है। इस ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है और उन्हें दुर्लभ मृदा धातु भी कहते हैं। आवर्ती गुण यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। नियमित अंतराल पर दोहराए जाने वाले गुणों को आवर्ती गुणों के रूप में जाना जाता है। तात्पर्य यह है कि आवर्ती गुण एक समूह और आवर्त के साथ नियमित क्रम दिखाते हैं। इसके अंतर्गत परमाणु व आयनिक आकार, इलेक्ट्रॉन की बंधुता, आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत धनात्मक प्रकृति, अम्लीय व क्षारीय प्रकृति तथा धात्विक प्रकृति आदि कुछ महत्वपूर्ण आवर्ती गुण हैं। संयोजकता यानी वैलेंसी। यह इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या है जो बंध निर्माण में भाग लेती है। यह सामान्यतः हाइड्रोजन के संबंध में 1 से 7 तक बढ़ती है, लेकिन ऑक्सीजन के संबंध में यह पहले 1 से 4 तक बढ़ जाता है और फिर घटकर 0 तक हो सकती है। क्षार धातुएं यानी सोडियम, पोटेशियम आदि के लिए यह +1, क्षारीय मृदा धातुएं यानी मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि के लिए यह +2 है। एल्यूमीनियम के लिए यह +3 तथा नाइट्रोजन के लिए यह -3 से +5 तक भिन्न भिन्न हो सकती है। यह n-1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय स्मॉल d और ns- ऑर्बिटल्स की ऊर्जा में कम अंतर के कारण संक्रमण तत्वों के लिए परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करती है, जैसे Fe यानी आयरन ब्रैकेट में +2, +3, कॉपर ब्रैकेट में +1, +2, मरकरी Hg ब्रैकेट में +1, +2 इत्यादि। अक्रिय जोड़ी प्रभाव यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण Pb जैसे भारी p ब्लॉक तत्वों की संयोजकता भी परिवर्तनशील है। हमेशा एक समूह में संयोजकता समान होती है। संयोजकता यानी वैलेंसी। यह इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या है जो बंध निर्माण में भाग लेती है। यह सामान्यतः हाइड्रोजन के संबंध में 1 से 7 तक बढ़ती है, लेकिन ऑक्सीजन के संबंध में यह पहले 1 से 4 तक बढ़ जाता है और फिर घटकर 0 तक हो सकती है। क्षार धातुएं यानी सोडियम, पोटेशियम आदि के लिए यह +1, क्षारीय मृदा धातुएं यानी मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि के लिए यह +2 है। एल्यूमीनियम के लिए यह +3 तथा नाइट्रोजन के लिए यह -3 से +5 तक भिन्न भिन्न हो सकती है। यह n-1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय स्मॉल d और ns- ऑर्बिटल्स की ऊर्जा में कम अंतर के कारण संक्रमण तत्वों के लिए परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करती है, जैसे Fe यानी आयरन ब्रैकेट में +2, +3, कॉपर ब्रैकेट में +1, +2, मरकरी Hg ब्रैकेट में +1, +2 इत्यादि। अक्रिय जोड़ी प्रभाव यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण Pb जैसे भारी p ब्लॉक तत्वों की संयोजकता भी परिवर्तनशील है। हमेशा एक समूह में संयोजकता समान होती है। परमाणु का आकार यानी एटॉमिक साइज। परमाणु आकार सामान्यतः समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है, क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती जाती है तथा आवर्त में यह बाएं से दाएं ओर जाने पर घट जाती है। इस प्रकार आवर्त में क्षार धातुओं का आकार सबसे बड़ा तथा हैलोजन का आकार सबसे छोटा होता है। पृष्ठ संख्या 21। आयनन ऊर्जा यानी आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है तथा एक समूह में ऊपरी से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा घटती है। किसी परमाणु का द्वितीय आयनन विभव प्रथम आयनन विभव से सदैव अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी तत्व के उदासीन परमाणुओं में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। प्राय समूह में इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है, यानी जब परमाणुओं का आकार बढ़ता है तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, तथा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, यानी जैसे जैसे परमाणुओं का आकार घटता है इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन यानी Cl के लिए उच्चतम है। विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी अणु के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। यह नियमित रूप से
एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है तथा एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन यानी F के लिए सबसे अधिक होती है। धात्विक गुण यानी मेटेलिक कैरेक्टर। धात्विक गुण से तात्पर्य किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन खोने के बाद धनायन बनाने की प्रवृत्ति से है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटती है तथा समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। धातु के सामान्य गुण। धातुओं के सामान्य गुण निम्नलिखित हैं। 1. संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। धातु परमाणु के बाह्यतम कोश या संयोजी कोश में सामान्यतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी कम होगी उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। 2. अवस्था यानी स्टेट। सामान्य तापमान पर सभी धातुएं ठोस होती हैं। मरकरी यानी Hg और सीजियम यानी Cs इसके अपवाद हैं जो सामान्य तापमान पर द्रव रूप में होते हैं। 3. पृष्ठीय चमक यानी सरफेस लस्टर। सामान्यतः धातुओं की सतह पर पृष्ठीय चमक होती है। कुछ धातुओं के पृष्ठ पर ऑक्साइड की परत बन जाने के कारण चमक दिखाई नहीं देती है। 4. घनत्व यानी डेंसिटी। क्षारीय धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि के अतिरिक्त अन्य सभी धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। 5. गलनांक और क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं तथा इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। सोडियम, पोटेशियम और मरकरी अपवाद हैं जिनके गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं। 6. आघात वर्धनीयता यानी मेलिएबिलिटी। धातुएं आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करती हैं, अर्थात हथौड़े से पीटने पर टूटती नहीं बल्कि पतली चादर के रूप में फैल जाती हैं। इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। सोडियम, पोटेशियम और मरकरी अपवाद हैं। पृष्ठ संख्या 22। 7. तन्यता यानी डक्टिलिटी। धातुएं तन्य होती हैं, अर्थात धातुओं को तार के रूप में खींचा जा सकता है। इस गुण को तन्यता कहते हैं। 8. चालकता यानी कंडक्टिविटी। सभी धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुओं की चालकता एक स्थान से दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होती है। धातुओं में सिल्वर यानी Ag सर्वोत्तम चालक है। 9. मिश्र धातु निर्माण यानी एलॉय फॉर्मेशन। 2 या 2 से अधिक धातु परस्पर मिलकर मिश्र धातु बनाते हैं। उदाहरण पीतल यानी ब्रास, तांबा यानी कॉपर और जस्ता यानी जिंक Zn का मिश्रण है। 10. विद्युत धनात्मक प्रकृति यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। जलीय विलयन में धातुएं सहजता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन यानी कैटायन बनाते हैं, अतः ये इलेक्ट्रॉन धनी प्रकृति के होते हैं। जैसे सोडियम के ऊपर एक प्लस का निशान है और उसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन E- का निशान दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि वह एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम यानी Mg वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, इसीलिए Mg+2 दिखाया गया है या उसमें 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में दिखाए गए हैं। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन तक त्याग सकता है और 3+ इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। धातुओं के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। 1. ऑक्सीजन यानी O2 के साथ अभिक्रिया। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातुओं के ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं, लेकिन सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती। पोटेशियम यानी K तथा सोडियम Na जैसी अत्यंत क्रियाशील धातुएं इतनी तेजी से क्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसे एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा इस प्रकार से समझेंगे। 4 Na+O2 जो देता है 2 Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड। 4 पोटेशियम प्लस O2 जो देता है K2O यानी पोटेशियम ऑक्साइड। सामान्य तापमान पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। जैसे 2 कॉपर यानी Cu+O2 जो देता है 2 CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। 4 Al+3O2 जो देता है 2 Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
यहाँ नोट करने वाली बात है, चांदी तथा सोना उच्च तापमान पर भी क्रिया नहीं करते। 2. हाइड्रोजन के साथ क्रिया यानी रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अत्यंत क्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम हाइड्रोजन यानी H2 के साथ क्रिया करके विद्युत संयोजी हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। इसे उदाहरण के रूप में समझते हैं। 2Na प्लस H2 जो देता है 2NaH यानी सोडियम हाइड्राइड, 2K प्लस H2 यानी हाइड्रोजन जो देता है 2KH यानी पोटेशियम हाइड्राइड, Ca यानी कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन H2 जो देता है CaH2 यानी कैल्शियम हाइड्राइड। पृष्ठ संख्या 23। 3. जल के साथ क्रिया यानी रिएक्शन विद वाटर। धातुएं जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करती हैं। सोडियम तथा पोटेशियम धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से क्रिया करती हैं। ये क्रिया ऊष्मक्षेपी है। इसे एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। Na ब्रैकेट में S प्लस 2H2O जो देता है 2NaOH, AQ यानी एक्वस प्लस H2 यानी गैस प्लस हीट। इससे 2NaOH एक्वस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, H2G यानी हाइड्रोजन गैस प्लस हीट यानी ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम धातुएं गर्म जल के साथ क्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। एक और उदाहरण के रूप में देखते हैं। Ca कैल्शियम ब्रैकेट में S प्लस 2H2O जो देता है CaOH ट्वाइस एक्वस प्लस H2G मतलब गैस। कैल्शियम प्लस 2H2O यानी पानी के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH ट्वाइस एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक धातुएं ना तो ठंडे जल के साथ ही और न ही गर्म जल के साथ ही क्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। इसे एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। 2Al यानी एल्यूमिनियम ब्रैकेट में S प्लस 2H2O जो देता है Al2O3S प्लस 3H2 यानी गैस। इससे हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है। इसी प्रकार आयरन के 3 मोल यानी 3Fe प्लस H2O जो देता है Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड प्लस 4H2 हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। लेड यानी Pb, कॉपर Cu, सिल्वर Ag और गोल्ड यानी Au जल के साथ बिल्कुल भी क्रिया नहीं करते हैं। 4. क्लोरीन के साथ क्रिया रिएक्शन विद क्लोरीन। कुछ धातुएं क्लोरीन के साथ क्रिया करके विद्युत संयोजी क्लोराइड बनाती हैं, जैसे कैल्शियम प्लस Cl2 क्लोरीन गैस जो देता है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, 2Na प्लस Cl2 जो देता है 2NaCl2 सोडियम क्लोराइड। 5. ऑक्साइडों का व्यवहार बिहेवियर ऑफ मेटल ऑक्साइड। अधिकांश धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय जैसे Na2O, CaO होते हैं। ये जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं। इसे उदाहरण के रूप में समझते हैं। Na2O प्लस H2O जो देता है 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार CaO प्लस H2O जो देता है CaOH ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कुछ धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आदि। वे अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। ZnO प्लस 2HCl जो देता है ZnCl2 प्लस H2O, ZnO प्लस 2NaOH जो देता है सोडियम जिंकेट यानी Na2ZnO2 प्लस H2O। 6. अम्लों के साथ क्रिया यानी रिएक्शन विद एसिड। कुछ धातुएं अम्लों से क्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। इसे एक उदाहरण के रूप में समझेंगे। जिंक Zn प्लस H2SO4 जो देता है ZnSO4 प्लस H2 गैस। पृष्ठ संख्या 24। 7. अन्य धातु लवणों के साथ क्रिया रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट। अधिक क्रियाशील धातु स्वयं से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है।
जैसे CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट प्लस Fe आयरन जो देता है FeSO4 यानी फेरस सल्फेट प्लस Cu कॉपर। धातुओं की सक्रिय श्रृंखला से हम विस्थापन के बारे में जान सकते हैं। सक्रिय श्रृंखला एक सूची है जिसमें धातुओं की गतिविधि को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी यानी अवरोही क्रम में, इसमें एक टेबल बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है सर्वाधिक क्रियाशील और उसके बाद घटती हुई सक्रियता और अंत में सर्वाधिक अक्रिय, जिसमें सबसे पहले K यानी पोटेशियम है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम Ca, फिर Mg मैग्नीशियम, फिर Al एल्यूमिनियम, उसके बाद Zn जिंक, उसके बाद Fe आयरन, उसके बाद Pb लेड, उसके बाद H हाइड्रोजन, फिर कॉपर Cu, उसके पश्चात Hg मरकरी, फिर सिल्वर Ar और अंत में Au यानी गोल्ड है। इसमें सबसे अधिक क्रियाशील K यानी पोटेशियम है और सबसे अधिक अक्रिय Au यानी गोल्ड है। धातु, खनिज तथा अयस्क, मेटल, मिनरल्स एंड ओर। धातुओं की प्राप्ति यानी अकरेंस ऑफ मेटल्स। धातुएं मुख्यतः भूपर्पटी में उपस्थित रहती हैं। कुछ धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में और कुछ संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। सामान्यतः सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं मुक्त अवस्था में मिलती हैं, जैसे सोना व प्लेटिनम, जबकि अधिकांश सक्रिय धातुएं अन्य तत्वों से क्रिया कर यौगिक बनाकर संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। धातुओं की प्राप्ति निम्न रूपों में होती है। 1. मुक्त अवस्था यानी फ्री स्टेट। सक्रियता श्रेणी में निचले हिस्से में आने वाली धातुएं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम और तांबा मुक्त अवस्था में होती हैं। 2. संयुक्त अवस्था यानी कंबाइंड स्टेट। पृथ्वी के भीतर वे धातुएं जो उच्च तापमान और दबाव के कारण यौगिकों का निर्माण करती हैं, उन धातुओं की अवस्था संयुक्त अवस्था कहलाती है। खनिज और अयस्क दोनों रूपों में धातुओं की प्राप्ति होती है, लेकिन इसके बाद भी दोनों में पर्याप्त अंतर होता है। 1. खनिज यानी मिनरल्स। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस अकार्बनिक पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है और इनके भौतिक गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है, खनिज कहलाते हैं। सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं किया जा सकता है। 2. अयस्कों यानी ओर्स। ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धियां कम होती हैं तथा जिनसे धातुओं का निष्कर्षण कम खर्च में व्ययितापूर्ण तथा सुविधाजनक तरीके से किया जाता है, अयस्क कहलाते हैं। सामान्यतः खनिज अलग अलग प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। पृष्ठ संख्या 25। खनिज और अयस्कों के बीच अंतर, जिसमें एक तरफ खनिज पदार्थ लिखा है और दूसरी तरफ अयस्क। खनिज पदार्थ में पहला 1. खनिज पदार्थ खनन से प्राप्त धातुओं के विभिन्न यौगिकों को खनिज कहा जाता है, जबकि वे खनिज जिनसे धातु निष्कर्षण आसानी से व मित व्ययितापूर्ण किया जा सकता है, अयस्क कहा जाता है। 2. खनिजों में सक्रिय अशुद्धियां पाई जाती हैं जिनसे शुद्ध धातु प्राप्त करना जटिल होता है, जबकि अयस्कों में सक्रिय अशुद्धियां नहीं होती और धातुओं को आसानी से शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है। 3. धातुओं के निष्कर्षण के लिए सभी खनिजों का उपयोग नहीं किया जा सकता है, जबकि सभी अयस्कों का उपयोग धातु के निष्कर्षण के लिए किया जा सकता है। 4. सभी खनिज अयस्क नहीं होते, जबकि सभी अयस्क खनिज होते हैं। 5. खनिज पदार्थ के उदाहरण हैं क्ले, अभ्रक आदि, जबकि अयस्क के उदाहरण हैं हेमेटाइट और बॉक्साइट। कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के अयस्क। इसमें एक टेबल बना है जिसमें एक तरफ धातु लिखी है और उसके सामने उसके अयस्क। इसमें पहला है सोडियम Na, उसके अयस्क हैं चिली सॉल्ट पीटर यानी Al2O3, साधारण नमक या ब्राइन NaCl। एल्यूमिनियम Al धातु, जिसके अयस्क हैं बॉक्साइट यानी Al2O.2H2O, क्रायोलाइट यानी Na3AlF6, फेल्डस्पार यानी KAlSi3O8,
कोरंडम यानी Al2O3, माइका K2O.3Al2O3.6SiO2.2H2, डायस्पोरा यानी Al2O3H2O। पोटेशियम धातु से मिलने वाले अयस्क हैं पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3, कार्नेलाइट यानी KCl.MgCl2.6H2O। मैग्नीशियम धातु से मिलने वाले अयस्क हैं मैग्नेसाइट यानी MgCO3, डोलोमाइट यानी MgCO3.CaCO3, एप्सोमाइट यानी MgSO4.7H2O। कैल्शियम धातु से मिलने वाले अयस्क हैं कैल्साइट CaCO3 और फ्लोरस्पर यानी CaF2। कॉपर धातु से मिलने वाले अयस्क हैं क्यूप्राइट यानी Cu2O, कॉपर ग्लास Cu2S, कॉपर पाइराइट यानी CuFeS2, मेलाकाइट CuOH2 एजुराइट CuOH2.2CuCO3। सिल्वर धातु से मिलने वाले अयस्क हैं रूबी सिल्वर यानी 3Ag2S.Sb2S2 और हॉर्न सिल्वर Ag2S। जिंक धातु से मिलने वाले अयस्क हैं जिंक ब्लेंड यानी ZnS, क्लेमाइन ZnCO3, जिंकाइट ZnO, विलेमाइट Zn2SiO4। मरकरी धातु से मिलने वाले अयस्क हैं सिनेबार यानी HgS। टिन Sn धातु से मिलने वाले अयस्क हैं कैसेटाराइट यानी SnO2। लेड Pb धातु से मिलने वाले अयस्क हैं गैलेना यानी PbS, सेरुसाइट यानी PbCO3। आयरन धातु से मिलने वाले अयस्क हैं हेमेटाइट यानी Fe2O3, मैग्नेटाइट यानी Fe2O4, सिडेराइट यानी FeCO3, लिमोनाइट यानी 2Fe2O3.3H2O, आयरन पाइराइट FeS2। यूरेनियम धातु से मिलने वाले अयस्क हैं पिंच ब्लेंड कॉर्नलाइट यानी U3O8 और थोरियम धातु से मिलने वाले अयस्क हैं मोनाजाइट। छत्तीसगढ़ के खनिज। छत्तीसगढ़ खनिजों में समृद्ध है और हमारे देश के खनिज उत्पादन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य में 28 प्रकार के खनिज छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। यह भारत का एकमात्र राज्य है जहां सामरिक महत्व के खनिज टिन अयस्क की प्राप्ति होती है। पृष्ठ संख्या 27। छत्तीसगढ़ के मुख्य खनिज और उनकी जिलेवार उपलब्धता। इसमें यहाँ एक टेबल बनाकर दिखाया गया है जिसमें एक तरफ खनिज लिखे गए हैं और उनके सामने उनके वो जिले जहां पर वे खनिज उपलब्ध हैं। क्रमांक 1 खनिज है हेमेटाइट Fe2O3 और यह दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव और दुर्ग में मिलते हैं। क्रमांक 2 बॉक्साइट यानी Al2O3 यह सरगुजा, जशपुर, कोरबा, कबीरधाम और कांकेर जिले में मिलते हैं। क्रमांक 3 चूना पत्थर CaCO3 ये रायपुर, दुर्ग, बालोद, कबीरधाम, राजनांदगांव, बिलासपुर, बस्तर, जांजगीर और रायगढ़ में मिलते हैं। क्रमांक 4 डोलोमाइट यानी MgCO3CaCO3 यह बस्तर, बिलासपुर, जांजगीर और दुर्ग जिलों में मिलते हैं। क्रमांक 5 एलेक्जेंड्राइट यानी प्राकृतिक हीरा यह गरियाबंद यानी देवभोग में मिलता है। क्रमांक 6 कैसिटराइट यानी SnO2 और यह दंतेवाड़ा और बस्तर जिलों में मिलता है। क्रमांक 7 कोरंडम यानी Al2O3 यह दंतेवाड़ा जिले में मिलता है। क्रमांक 8 स्वर्ण यानी Au यह गरियाबंद, कांकेर, रायगढ़, महासमुंद और बस्तर जिले में मिलता है। क्रमांक 9 कोयला यह सरगुजा, कोरिया, कोरबा और रायगढ़ जिले में मिलते हैं। क्रमांक 10 माइका यह बस्तर, सरगुजा और जशपुर जिले में मिलते हैं। क्रमांक 11 यूरेनियम और इसके खनिज सूरजपुर और राजनांदगांव जिले में मिलते हैं। ये सभी जिले छत्तीसगढ़ के दिखाए गए हैं। धातु कर्म यानी मेटलॉर्जी। धातु कर्म रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो धातुओं को उनके अयस्कों से शुद्ध रूप से निष्कर्षित करने व मिश्र धातुओं के निर्माण से संबंधित है।
धातुओं के यौगिक जो विभिन्न पदार्थों जैसे मिट्टी, चूना, रेत, चट्टान आदि से मिश्रित होते हैं, खनिज कहलाते हैं। किसी अशुद्धि को दूर करने हेतु मिलाए गए पदार्थ को गालक यानी फ्लक्स कहते हैं। अयस्क से धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया कुछ विभिन्न चरणों में पूर्ण होती है। ये चरण अयस्क और धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है। अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, जिसमें सबसे ऊपर अयस्क यानी ओर्स लिखा गया है। उसके बाद एक तीर के माध्यम से, जो तीर डाउनवर्ड्स यानी नीचे की तरफ दिखाई गया है, अयस्क का सांद्रण। उसके 3 भाग हैं। पहले भाग में उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम और पोटेशियम हैं। फिर मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जिसमें आयरन, कॉपर और पीबी हैं। तीसरी निम्न अभिक्रियाशील धातुएं जिसमें एजी और एयू हैं। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, उसमें दोबारा से एक तीर के माध्यम से दिखाया गया है कि वे धातुएं जो सोडियम, पोटेशियम जैसी धातुएं हैं, वे गलित या पिघली धातु का विद्युत अपघटन करके शुद्ध धातु बनती हैं। इसी प्रकार मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जिसमें आयरन, कॉपर हैं, वे कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क देते हैं, और जो निस्तापन और भर्जन क्रिया के द्वारा धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं में अपचयन और धातुओं का शोधन प्रक्रिया में आते हैं। निम्न अभिक्रियाशील धातुओं में जिसमें एजी और एयू हैं, जिनके सल्फाइड अयस्क से भर्जन और धातुएं मिलती हैं और बाद में उनका परिष्करण होता है। पृष्ठ संख्या 28। धातु कर्म की प्रक्रिया निम्न चरणों में संपन्न होती है। 1. अयस्कों का सांद्रण। 2. धातुओं का निष्कर्षण। 3. धातुओं का शुद्धिकरण। 1. अयस्क का सांद्रण यानी कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सामान्यतः खदानों से प्राप्त अयस्कों में मिट्टी और पत्थर जैसी अशुद्धियां होती हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को आधात्री यानी गैंगवे भी कहा जाता है। आधात्री से अयस्क के पृथक्करण को अयस्कों का सांद्रण कहा जाता है। अयस्क का सांद्रण अयस्क की प्रकृति और अन्य अशुद्धियों पर निर्भर करता है। इस आधार पर सांद्रण की विधियां निम्नलिखित हैं। 1. गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। 2. चुंबकीय विद्युत पृथक्करण विधि। 3. झाग उत्प्लावन विधि। 4. रासायनिक पृथक्करण विधि। 1. गुरुत्वीय पृथक्करण विधि यानी ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। जब अयस्क तथा आघात्री के सापेक्षिक घनत्वों में अंतर होता है, तब अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर पानी की धारा के साथ प्रवाहित करके हिलाया जाता है, जिससे अयस्क के भारी कण नीचे बैठ जाते हैं एवं अशुद्धियां ऊपर तैरने लगती हैं, जिन्हें अलग कर लिया जाता है अथवा वे स्वयं पानी की धारा के साथ बहकर अलग हो जाते हैं। प्राय कार्बोनेट तथा ऑक्साइड अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण इसी विधि से किया जाता है। इसके सामने एक चित्र द्वारा इस विधि को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें एक बर्तन में अयस्क को रखा गया है और उसके ऊपर पानी की धारा बहती हुई दिखाई गई है। पानी की धारा से अधिक घनत्व वाले अयस्क के कण जो नीचे की तरफ बैठते दिखाई दे रहे हैं और पानी और कुछ अशुद्धियां ऊपर की तरफ तैरती हुई दिखाई दे रहे हैं। इसे गुरुत्व पृथक्करण विधि कहते हैं। 2. विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अयस्क में चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होने पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर चुंबकीय कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है। अचुंबकीय पदार्थ पट्टी के ऊर्ध्वाधर होते ही गिर जाते हैं, परंतु चुंबकीय पदार्थ पट्टे पर तब तक चिपके रहते हैं जब तक कि वह चुंबक के प्रभाव से बाहर नहीं हो जाते। इस प्रकार 2 ढेर प्राप्त होते हैं, एक चुंबकीय पदार्थ और दूसरा अचुंबकीय पदार्थ का। इस विधि का उपयोग टिन के अयस्क यानी SnO2 में उपस्थित चुंबकीय अशुद्धियों को पृथक करने हेतु किया जाता है। इसके सामने एक चित्र बना हुआ है जिसमें चुंबकीय पृथक्करण विधि को दिखाया गया है कि किस प्रकार कन्वेयर बेल्ट और एक चुंबकीय रोलर दिखाया गया है, जिसमें पिसा हुआ अयस्क इन दोनों बेल्टों के ऊपर से गुजरता हुआ एक बर्तन में चुंबकीय पदार्थ,
इकट्ठा होता दिखाई दे रहा है और दूसरे कंटेनर में, दूसरे बर्तन में अचुंबकीय पदार्थ इकट्ठा होता दिखाई दे रहा है। तो इस विधि में पिसे हुए अयस्क से चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को अलग करने की विधि को दिखाया गया है और जिसे हम चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। पृष्ठ संख्या 29। 3 झाग उत्प्लावन विधि यानी फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। इस पद्धति का उपयोग तांबा, चांदी, सीसा और जस्ता के सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए किया जाता है। इस विधि में बारीक पीसे हुए सल्फाइड अयस्क में पाइन तेल तथा जल मिलाकर उसमें तीव्र गति से वायु प्रवाहित की जाती है, जिस कारण झाग उत्पन्न होता है। सल्फाइड अयस्क के कणों पर तेल की एक परत बन जाती है, जिसके कारण हवा के बुलबुले इससे चिपक जाते हैं और ये कण हल्के होकर झाग के साथ ऊपर आते हैं, जबकि मिट्टी, कंकड़, पत्थर जैसी अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि धात्विक सल्फाइड आसानी से तेल से गीला हो जाता है, जबकि सिलिकेट अशुद्धियां पानी से आसानी से गीली नहीं होती हैं। इसके साथ ही एक चित्र दिखाया गया है जिसमें झाग उत्प्लावन विधि में एक कंटेनर में या एक बड़े से बर्तन में अयस्क को रखा गया है और जिसके अंदर एक नलिका के माध्यम से वायु को डालने के रूप में दिखाया गया है और इसके साथ ही उसे घुमाने के लिए ऊपर एक पट्टिका जैसा यंत्र कुछ दिखाई दे रहा है, जिसे घुमाने की दिशा दिखाई गई है, जिससे उसमें बुलबुले उठेंगे और उन बुलबुलों के साथ पिसा हुआ अयस्क चिपक जाएगा और वह बाहर की तरफ चला जाएगा। वायु के साथ इसमें पाइन तेल का भी प्रयोग किया गया है। तो तेल में और पानी में जब बुलबुले हवा के द्वारा उठाए जाएंगे तो अयस्क के कण हल्के होकर उन बुलबुलों के साथ चिपककर, झाग के साथ चिपककर बाहर की तरफ निकल आएंगे और वह सांद्रित अयस्क के रूप में प्राप्त हो जाएगा। और जितनी भी अशुद्धियां हैं जैसे मिट्टी, कंकड़, पत्थर, वे सब भारी होने की वजह से उस बर्तन में, उस कंटेनर में नीचे की तरफ बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। तो यह थी झाग उत्प्लावन विधि। 4 रासायनिक पृथक्करण विधि यानी प्रक्षालन या लीचिंग। इस विधि में बारीक अयस्क का चयनित विलयन तैयार किया जाता है जो अयस्क को घोल सके तथा अपद्रव्य अघुलनशील रहकर पृथक हो जाती है। इस विधि में एल्यूमीनियम, सोना, चांदी आदि के अयस्क का सांद्रण किया जाता है। उदाहरण के लिए बॉक्साइट अयस्क को 45% सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ रासायनिक क्रिया कराते हैं, तब अयस्क घुल जाता है और अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। छनित का उपयोग धातुकर्म के अगले चरणों में प्रयुक्त किया जाता है। इसे एक रासायनिक क्रिया के द्वारा दिखाया गया है। Al2O3.2H2O यानी बॉक्साइट प्लस 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो देता है 2NaAlO2 यानी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस 3H2O यानी जल। धातु कर्म की अगली प्रक्रिया है धातुओं का निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि अयस्क की प्रकृति और अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों पर निर्भर करती है। अयस्क से धातु का निष्कर्षण निम्नलिखित चरणों में होता है। A सांद्रित अयस्क का धात्विक ऑक्साइड में रूपांतरण। B धात्विक ऑक्साइड का धातु में अपचयन। A सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में रूपांतरण। सांद्रित अयस्क का उसके ऑक्साइड में परिवर्तन अयस्क की प्रकृति व उसमें उपस्थित अपद्रव्य पर निर्भर करती है। इसके आधार पर यह 2 प्रकार से किया जाता है, भर्जन और निस्तापन। भर्जन यानी रोस्टिंग। सांद्रित अयस्क को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम तापक्रम पर परावर्तनीय भट्टी में गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन या जारण कहते हैं। भर्जन मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों में किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद अयस्क में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। A नमी पृथक हो जाती है और अयस्क शुष्क हो जाता है। B सल्फर आर्सेनिक जैसी वाष्पशील अशुद्धियां वाष्पीकृत अथवा ऑक्सीकृत होकर अलग हो जाती हैं। C सल्फाइड अयस्क ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड या सल्फेट में बदल जाता है। पृष्ठ संख्या 30। D अयस्क सरंध्र या छिद्र युक्त हो जाता है, जिससे आगे के पद में अपचयन सरलता से होता है। इसे एक रासायनिक क्रिया के माध्यम से समझेंगे।
2ZnS यानी जिंक ब्लेंड प्लस 3O2 यानी ऑक्सीजन जो देता है 2ZnO यानी जिंक ऑक्साइड प्लस 2SO2। दूसरा उदाहरण है S यानी सल्फर प्लस ऑक्सीजन जो देता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तीसरा उदाहरण है 4AS यानी आर्सेनिक प्लस 3O2 यानी ऑक्सीजन जो देता है 2AS2O3 यानी आर्सेनिक ऑक्साइड। निस्तापन यानी कैल्सिनेशन। सांद्रित अयस्क को जब वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से कम तापक्रम पर गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। यह विधि कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त की जाती है। इस प्रक्रिया के बाद अयस्क में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। A अयस्क की भौतिक दशा बदल जाती है और वह सरंध्र हो जाता है जिससे आगे अपचयन आसान हो जाता है। B नमी तथा क्रिस्टलन जल पृथक हो जाते हैं तथा अयस्क शुष्क हो जाता है। C वाष्पशील अशुद्धियां जैसे सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक आदि पृथक हो जाती हैं। D कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइड में बदलता है। इसे एक उदाहरण के रूप में समझेंगे। CaCO3 लाइमस्टोन जो देता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। Al2O3.2H2O यानी बॉक्साइड जो देता है Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 2H2O। B धात्विक ऑक्साइड का धातु में अपचयन। अयस्कों का ऑक्साइड में परिवर्तन के पश्चात धातुओं के ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है। भर्जित या निस्तापित अयस्क से प्राप्त यौगिक या अपचयन करके धातु निष्कर्षित की जाती है। अपचयन करने की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। 1 तापीय अपचयन, 2 विद्युत अपघटनी अपचयन, 3 रासायनिक अपचयन। तापीय अपचयन या प्रगलन या स्मेल्टिंग धातु कर्म में सर्वाधिक प्रचलित प्रक्रिया प्रगलन है। इस प्रक्रिया में सांद्रित अयस्क को उचित अपचायक और गालक यानी फ्लक्स की उपस्थिति में इस प्रकार गर्म किया जाता है कि धातु द्रव रूप में मिले। यहाँ प्राप्त धातु अशुद्ध होती है। तांबा और इस्पात संयंत्रों में धातु इसी प्रक्रिया से प्राप्त की जाती है। प्रगलन की मुख्य विधियां निम्न हैं। A कार्बन अपचयन विधि या कार्बन रिडक्शन प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग। इस प्रक्रिया में भर्जित या निस्तापित अयस्क को कोक या कार्बन के साथ वात्या भट्टी यानी ब्लास्ट फर्नेस में उच्च ताप पर 700 डिग्री सेंटीग्रेड से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। उच्च तापमान के कारण धातु अपचयित होकर पिघली अवस्था में प्राप्त होती है। धातु से हल्का होने के कारण धातु मल या अशुद्धि धातु की ऊपरी सतह पर रहती है जिसे हटा दिया जाता है। इसे रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा समझेंगे। Fe2O3 प्लस 3C यानी कार्बन जो देता है 2Fe प्लस 3O2। दूसरा उदाहरण है Fe2O3 प्लस 3CO जो देता है 2Fe यानी धातु प्लस 3CO2। तीसरा उदाहरण है SiO2 यानी अशुद्धियां प्लस CaO यानी गालक जो देता है CaSiO3 यानी धातुमल। पृष्ठ संख्या 31। दूसरी विधि है एल्यूमिनो तापीय विधि यानी एल्यूमिनियोथर्मी प्रोसेस। यह विधि उन ऑक्साइड अयस्कों के लिए उपयोग में लाई जाती है जो कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा आसानी से अपचयित नहीं होते, जैसे क्रोमियम और मैंगनीज ऑक्साइड। इस विधि को थर्माइट विधि भी कहते हैं। इस विधि में एक अग्निसह क्रूसिबल में धातु ऑक्साइड, एल्यूमिनियम पाउडर और बेरियम पेरोक्साइड यानी BaO2 भरकर मैग्नीशियम का रिबन लगा देते हैं तथा क्रूसिबल को रेत में जमा कर रख देते हैं। अब मैग्नीशियम रिबन को जला दिया जाता है जिससे ऊष्माक्षेपी क्रिया होने के कारण 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इस उच्च तापमान पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और धातु पिघलकर क्रूसिबल की तली में एकत्रित होने लगता है। इसे एक उदाहरण के रूप में समझेंगे। Cr2O3 यानी ऑक्साइड अयस्क प्लस 2Al यानी एल्यूमिनियम जो देता है Al2O3 एल्यूमिना प्लस 2Cr यानी क्रोमियम धातु। दूसरा उदाहरण है Fe2O3 यानी ऑक्साइड अयस्क प्लस 2Al यानी एल्यूमिनियम जो देता है Al2O3 यानी एल्यूमिना प्लस 2Fe यानी आयरन धातु। यहाँ नोट करने वाली बात है कि एल्यूमिनियम के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया का उपयोग मशीनों तथा रेलवे पटरियों की दरारों को भरने तथा जोड़ने में किया जाता है। अपचयन की अगली विधि है विद्युत अपघटनी अपचयन यानी इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन।
उच्च विद्युत धनात्मक धातुएं जैसे क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु, एल्यूमीनियम आदि तापीय तथा रासायनिक अपचयन द्वारा आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। इसके विद्युत अपघटन के लिए जलीय विलयन का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनके मानक अपचयन विभव के मान हाइड्रोजन की तुलना में अधिक ऋणात्मक होते हैं। अतः कैथोड पर धातु के स्थान पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। इस कारण इन्हें पिघले हुए लवण के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। लवण के आयन विपरीत आवेश वाले ध्रुवों की ओर जाते हैं और वहां इकट्ठे हो जाते हैं। लवण का गलनांक उच्च होने के कारण कुछ ऐसे पदार्थ मिलाते हैं जो गलनांक को कम कर देते हैं। इस प्रकार अयस्क से धातु का उचित लवण बनाकर उसमें गलनांक कम करने वाले कोई अन्य पदार्थ मिलाकर इन्हें पिघली अवस्था में उचित विद्युत इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत अपघटन करने से धातु कैथोड पर प्राप्त की जाती है। इसे विद्युत अपघटनी अपचयन कहते हैं। डाउन्स विधि में सोडियम धातु यानी NaCl को स्टील के पात्र में ग्रेफाइट का एनोड और आयरन का कैथोड लगाकर अपघटन द्वारा प्राप्त की जाती है। इसे एक उदाहरण के रूप में समझेंगे। 2NaCl जिसमें हाफ एरो फॉरवर्ड और हाफ एरो बैकवर्ड है, जो देता है 2Na प्लस Cl माइनस। कैथोड पर यह रासायनिक अभिक्रिया होगी 2Na प्लस का चिन्ह प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो देता है 2Na अपचयन क्रिया, और एनोड पर यह होगी 2Cl माइनस यानी क्लोरीन, जो देता है 2Cl प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीकरण। 2Cl देता है Cl2 गैस। इस प्रकार धातु कैथोड पर तथा क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। तीसरी है इसमें रासायनिक अपचयन यानी केमिकल रिडक्शन। रासायनिक क्रियाओं द्वारा विलयन में अयस्क से धातु प्राप्त करना रासायनिक अपचयन कहलाता है। इसके प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। A विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। यह विधि उस सिद्धांत पर आधारित है कि सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। पृष्ठ संख्या 32। अयस्क का विलयन बनाकर उसमें निष्कर्षण की जाने वाली धातु से अधिक विद्युत धनात्मक धातु डालने पर पूर्व धातु अवक्षेपित हो जाती है। इस सिद्धांत का उपयोग कर विस्थापन विधि द्वारा धातु को पृथक किया जाता है। जब अधिक विद्युत धनात्मक धातु चूर्ण जैसे आयरन या जिंक को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डालने पर कॉपर अवक्षेपित हो जाता है। इसे एक रासायनिक क्रिया के द्वारा समझेंगे। CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट प्लस Fe आयरन, जो देता है FeSO4 यानी फॉरस सल्फेट प्लस Cu यानी कॉपर। B अवक्षेपण विधि यानी प्रेसिपिटेशन मेथड। इस विधि में जटिल लवण बनाकर धातु विस्थापित की जाती है। सोना और चांदी इसी विधि से निष्कर्षित किए जाते हैं। अयस्क को तनु सोडियम साइनाइड के 4 से 6% विलयन में प्रक्षालन करके क्षनित में जिंक Ag या Au से अधिक विद्युत धनात्मक जो होता है उसे छीलन डालकर वायु प्रवाहित की जाती है, जिससे सोना या चांदी अवक्षेपित हो जाती है। इसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा समझेंगे। 4Au यानी गोल्ड प्लस 8NaCN यानी सोडियम साइनाइड प्लस 2H2O प्लस O2, जो देता है 4Na ब्रैकेट में है AuCN ट्वाइस यानी सोडियम डाइसाइनोऑरेट। दूसरा उदाहरण है 2Na ब्रैकेट में है AuCN ट्वाइस प्लस जिंक Zn, जो देता है 2Au गोल्ड प्लस Na2 ब्रैकेट में है ZnCN4 यानी सोडियम टेट्रासाइनोऑरेट। धातु कर्म की प्रक्रिया का तीसरा चरण है धातुओं का शुद्धिकरण। अयस्क से प्राप्त धातु पहली बार में पूर्णतः शुद्ध नहीं होती, उसमें कुछ अवांछित पदार्थ होते हैं। इसे अशुद्ध धातु या कच्ची धातु या अपरिष्कृत धातु या क्रूड मेटल कहा जाता है। अशुद्धता के कारण धातुओं के भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है तथा रासायनिक अभिक्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। अतः अशुद्ध धातु को शुद्ध किया जाता है। इस विधि को धातु शोधन यानी मेटल प्यूरिफिकेशन या धातु परिष्करण यानी मेटल रिफाइनिंग कहा जाता है। धातु शोधन विधियों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहली भौतिक विधि जैसे द्रवण प्रभाजी क्रिस्टलीकरण। दूसरी रासायनिक विधि
जैसे वॉन ऑर्केल विधि या विद्युत अपघटनी शोधन। पहली विधि है भौतिक विधि। इसमें द्रवण यानी लिक्विफिकेशन, शीघ्र पिघलने वाली धातुएं जैसे टिन, लेड आदि को ढलान वाली परावर्तक भट्टी में गर्म किया जाता है। धातु पिघलकर नीचे बह जाती है तथा अशुद्धियां वहीं रह जाती हैं। पृष्ठ संख्या 33। दूसरी जॉन रिफाइनिंग या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण। इसे जॉन रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं। धातुओं में अशुद्धियों के कारण उनका गलनांक कम हो जाता है। जॉन शोधन इस सिद्धांत पर आधारित है कि अशुद्धियां धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा द्रव अवस्था में अधिक विलय होती है। इस विधि से गोल्ड, सिल्वर तथा प्लेटिनम को शुद्ध किया जाता है। यहाँ कुछ चित्र बने हैं, जिसमें पहला चित्र द्रवण विधि को दिखाता है। इस विधि में एक भट्टी दिखाई गई है, जिसमें नीचे कुछ आग जलती दिखाई दे रही है। ऊपर अशुद्धि लिया अस्क और धातुओं को शुद्ध करने की विधि, जिसमें अशुद्ध धातु ऊपर से डाली जाती है और किसी ढालू फर्श के द्वारा वह अशुद्ध धातु गर्म होकर पिघलकर नीचे एक बर्तन में इकट्ठी होती दिखाई दे रही है और अशुद्धियां एक तरफ निकलकर एकत्रित होती दिखाई दे रही हैं। दूसरे चित्र में जॉन रिफाइनिंग या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण की विधि को दिखाया गया है। इसे जॉन शोधन विधि भी कहते हैं, जिसमें एक लंबी रॉड के ऊपर एक गोलाकार वृत्त बना हुआ है। उसे क्रिस्टलीकृत शुद्ध धातु कहा गया है और उसके ऊपर वृत्ताकार ऊष्मक लगा हुआ है, जो धातु को पिघलाने के काम में लाया जाएगा। इससे धातु पिघलकर यानी पिघला हुआ जॉन जो बनेगा वह ऊष्मक के चलने की दिशा में चलता हुआ दिखाई दे रहा है और अशुद्ध धातु की छड़, बाकी का पिछला भाग, उसके ऊपर उसका नामांकित किया गया है। इस विधि में अशुद्ध धातु की छड़ बनाकर उसके एक सिरे को वृत्ताकार ऊष्मक से पिघलने तक गर्म करते हुए धीरे धीरे छड़ के दूसरे सिरे की ओर खिसकाते जाते हैं। ऊष्मक द्वारा धातु का एक भाग पिघल जाता है तथा वह अपने साथ अशुद्धियों को लेते हुए और ठोस होती हुई शुद्ध धातु को पीछे छोड़ते हुए दूसरे सिरे की ओर बढ़ता जाता है। इस प्रकार दूसरे सिरे पर अधिक अशुद्धियां पहुंच जाती हैं तथा बचा हुआ भाग शुद्ध हो जाता है। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से अति शुद्ध धातु प्राप्त होती है। अशुद्धि युक्त दूसरे सिरे को काटकर पृथक कर दिया जाता है। दूसरी विधि है रासायनिक विधि, जिसे केमिकल मेथड कहते हैं। इसमें पहला है वॉन ऑर्केल विधि या वॉन ऑर्केल मेथड। इस विधि में अशुद्ध धातु से इस प्रकार का यौगिक बनाया जाता है कि जो अस्थायी और आसानी से वाष्पशील हो, जैसे आयोडाइड, और अशुद्धियां जो यौगिक न बनाती हों। टाइटेनियम धातु का शोधन इस विधि से किया जाता है। अशुद्ध टाइटेनियम को उसके अस्थायी एवं आसानी से वाष्पशील होने वाले टाइटेनियम आयोडाइड में परिवर्तित कर लेते हैं। धातु की एक लंबी नली से हवा को हटाकर उसमें निर्वात उत्पन्न कर लेते हैं तथा उसमें आयोडीन से भरे बल्ब को तोड़कर धातु को तप्त किया जाता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप टाइटेनियम आयोडाइड गैसीय अवस्था में प्राप्त होती है। तप्त तंतु के संपर्क में आकर गैसीय टाइटेनियम आयोडाइड विघटित हो जाता है और शुद्ध टाइटेनियम तत्व तंतु पर एकत्र हो जाता है। वॉन ऑर्केल विधि दिखाने के लिए यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें एक पट्टिका के ऊपर उल्टा करके एक बल्ब को दिखाया गया है, जिसके अंदर टाइटेनियम की एक पतली सी तार दिखाई गई है। इसे फिलामेंट शुद्ध धातु पर दिखाया गया है और जिसका तापमान है 2070 के। निचली तरफ निर्वात बनाया गया है, निर्वात यानी वैक्यूम क्रिएशन की गई है और इसे तापमान दिखाया गया है 870 किलो कैलोरी। इसमें दिखाया गया है किस प्रकार टाइटेनियम धातु का शोधन होता है और उससे अशुद्ध टाइटेनियम के अस्थायी एवं वाष्पशित होने वाले टाइटेनियम आयोडाइड में परिवर्तित कर देते हैं और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें टाइटेनियम आयोडाइड गैसीय अवस्था में मिल जाता है और शुद्ध टाइटेनियम एक तंतु पर एकत्र हो जाता है। रासायनिक विधि में अगला है विद्युत अपघटनी शोधन यानी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। यह विधि कई धातुओं जैसे क्रोमियम, निकल,
तांबा, जस्ता, चांदी आदि के लिए प्रयुक्त होती है और धातु अपेक्षाकृत शुद्ध प्राप्त होती है। इस विधि में अशुद्धियां एनोड के पास रखी जाती हैं। इसे एनोड पंख या एनोड मड कहते हैं। निकेल, क्रोमियम आदि के एनोड पंख में बहुमूल्य धातु प्लेटिनम, गोल्ड आदि रहते हैं, जहां से वे उपयुक्त विधि द्वारा प्राप्त कर लिए जाते हैं। इस विधि में एक चित्र दिखाया गया है जिसे विद्युत अपघटन कहा गया है। इसमें एक बर्तन के आकार को दिखाया गया है जिसमें एक तरफ एनोड और एक तरफ कैथोड छड़ें दिखाई गई हैं। बीच में कुंजी लगी हुई है जिससे कि विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। इस बर्तन के अंदर अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन दिखाया गया है। इस बर्तन या टैंक को अपद्रव्य एनोड पंख कहा गया है जो इसकी सतह पर जमा हुआ दिखाई दे रहा है। पृष्ठ संख्या 34। विद्युत अपघटनी शोधन एक टैंक में किया जाता है। इसमें शुद्ध की जाने वाली धातु के उपयुक्त लवण या जटिल लवण का विलयन विद्युत अपघट्य के रूप में भरा जाता है। शुद्ध धातु की पतली पट्टी से कैथोड और अशुद्ध धातु की मोटी छड़ से एनोड बनाया जाता है। उपयुक्त विभव और उच्च एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड से शुद्ध धातु अपने विलयन में से कैथोड पर जमा हो जाती है। कॉपर का धातु कर्म यानी मेटलॉर्जी ऑफ कॉपर। प्राप्ति यानी अकोरेंसेस। तांबा मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जाता है। संयुक्त अवस्था में इसे निम्नलिखित अयस्कों के रूप में प्राप्त किया जाता है। एक, ऑक्साइड अयस्क जैसे क्यूप्राइट या रूबी कॉपर Cu2O। दूसरा, सल्फाइड अयस्क जिसमें कॉपर ग्लास Cu2S और कॉपर पाइराइड यानी CuFeS2 या Cu2S Fe2S3 मिलते हैं। तांबे का निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तांबे का मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइट है और इस अयस्क से तांबे का निष्कर्षण निम्न पदों में किया जाता है। 1, सांद्रण। 2, भर्जन। 3, प्रगलन। 4, अपचयन या बेस्मेराइजेशन। 5, शोधन। 1, सांद्रण यानी कंसंट्रेशन। खानों से प्राप्त अयस्क को जौ क्रशर के माध्यम से छोटे टुकड़े में तोड़कर तथा पीसकर उसका सांद्रण झाग उत्प्लावन विधि द्वारा करते हैं। पानी की आयताकार टंकी में अयस्क को डालकर तारपीन या चीड़ का तेल मिला देते हैं तथा हवा की प्रबल धारा भेजते हैं। शुद्ध अयस्क झाग के साथ ऊपर तैरने लगता है जिसे अलग कर लेते हैं तथा मिट्टी एवं अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। 2, भर्जन यानी रोस्टिंग। सांद्रित अयस्क को एक उथले तल की परावर्तनी भट्टी में रखकर गलनांक से कम तापमान पर वायु की धारा में गर्म करते हैं। भर्जन के दौरान निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। A, नमी तथा वाष्पशील अशुद्धियां निकल जाती हैं। पृष्ठ संख्या 35। B, अधात्विक अशुद्धियां जैसे सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक एवं एंटीमनी आदि ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसे एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। S+O2 जो देता है SO2। दूसरा है P4+SO2 जिससे मिलता है 2P2O5। C, कॉपर पाइराइड अयस्क कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड के मिश्रण में परिवर्तित हो जाता है। इसे एक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा समझेंगे। 2CuFeS2 + O2 जो देता है Cu2S + 2FeS + SO2। D, धातु सल्फाइड की छोटी मात्रा उनके ऑक्साइड में ऑक्सीकृत होती है। इसे एक रासायनिक क्रिया द्वारा समझेंगे। 2FeS + 3O2 जो देता है 2FeO यानी फेरस ऑक्साइड + SO2। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया है 2Cu2S + 3O2 जो देता है 2CuO यानी क्यूप्रस ऑक्साइड + 2SO2। यहाँ भर्जन क्रिया एक चित्र के द्वारा दिखाई गई है जिसमें एक भट्टी, परावर्तनी भट्टी दिखाई गई है और उसमें पारा गर्म किया गया है। इस परावर्तनी भट्टी में रखकर अयस्क के गलनांक को कम तापमान पर वायु की धारा में गर्म किया हुआ दिखाया गया है और जिसमें से नमी और वाष्पशील अशुद्धियां निकलती दिखाई दे रही हैं और अयस्क एक तरफ एक पात्र में इकट्ठा होता दिखाई दे रहा है।
तीसरी विधि है प्रगलन या स्मेल्टिंग। भर्जन क्रिया से प्राप्त अयस्क में रेत, सिलिका और कोक मिलाकर वात्या भट्टी में प्रगलित करते हैं। भट्टी पानी की जैकेट से घिरी होती है। भट्टी के ऊपरी भाग में अयस्क डालने के लिए द्वार होता है तथा अवशिष्ट गैसों के निकलने के लिए ऊपरी कोने में मार्ग होता है। भट्टी में उच्च ताप पर भर्जन से प्राप्त Cu2O और FeS संयोग करके आयरन ऑक्साइड यानी FeO बनाते हैं। इसे भी एक रासायनिक क्रिया से समझेंगे। 2FeS प्लस 3O2 जिससे मिलता है 2FeO प्लस 2SO2। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया है FeO प्लस SiO2 यानी फ्लक्स, जो देता है FeSiO3 यानी फेरस सिलिकेट या धातुमल। आयरन ऑक्साइड सिलिका गालक से मिलकर आयरन फेरस सिलिकेट धातुमल बनाता है। वात्या भट्टी के तल पर दो सतह बन जाती हैं। ऊपर की सतह हल्के धातुमल की होती है तथा नीचे की सतह में क्यूप्रस सल्फाइड तथा फेरस सल्फाइड होता है। इसे मैट कहते हैं। ऊपरी सतह पर स्थित हल्की धातुमल बाहर कर दी जाती है। 4. अपचयन या बेस्मेराइजेशन। प्रगलन की क्रिया से प्राप्त द्रवित मैट को थोड़ी सिलिका या रेत मिलाकर बेसेमर परिवर्तक में भर देते हैं। इस भट्टी की भीतरी सतह पर चूने या मैग्नीशियम ऑक्साइड का अस्तर लगा होता है। गर्म वायु इस पर भेजी जाती है। इससे मैट में उपस्थित FeS और FeO में परिवर्तित हो जाता है। FeO रेत से क्रिया करके धातुमल बनाते हैं। यह धातुमल FeSiO3 बेसेमर परिवर्तक की ऊपरी सतह पर तैरने लगता है। इसे बाहर निकाल लिया जाता है। इसे एक रासायनिक क्रिया द्वारा समझेंगे। 2FeS प्लस 3O2 जो देता है 2FeO प्लस 2SO2 और FeO प्लस SiO2 जो देता है FeSiO3 यानी धातुमल। यहाँ एक चित्र बना हुआ है जिसे बेसेमर कन्वर्टर कहा गया है। इसके अंदर एक ट्वियर या भट्टी की तरह दिखता एक चित्र है जिसमें नीचे गलित मैट दिखाई गई है, बीच में गर्म वायु का प्रवाह होता दिखाई दे रहा है और ऊपर से बेकार गैस निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं और बेसेमर परिवर्तक एक तरफ इकट्ठा होता दिखाई दे रहा है। पृष्ठ संख्या 36। क्यूप्रस सल्फाइड का कुछ भाग ऑक्सीकृत होकर क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है, जो बचे हुए Cu2S से क्रिया करके Cu यानी कॉपर देता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत किसी बाहरी अपचायक की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह स्व अपचयन प्रक्रिया का उदाहरण है। इसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा समझते हैं। 2Cus प्लस 3O2 जो देता है 2Cu2O प्लस 2SO2 और 2Cu2O प्लस Cu2S जो देता है 6Cu यानी कॉपर प्लस SO2। इस प्रकार प्राप्त पिघली हुई धातु में SO2 गैस होती है। जब धातु को ठंडा किया जाता है तो SO2 गैस बुलबुलों के रूप में निकलती है। इस प्रकार कॉपर धातु की सतह पर छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, जिन्हें फफोलेदार कॉपर या ब्लिस्टर कॉपर कहा जाता है। इसमें 2% अशुद्धता होती है। यह उच्च ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। 5वां पद है शोधन या रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन। अति शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए ब्लिस्टर कॉपर में लगभग 2% अशुद्धियां होती हैं, जिनमें सिल्वर, गोल्ड, जिंक, निकल आदि शामिल होते हैं। यह ज्यादातर विद्युतीय अपघटनी विधि द्वारा शुद्ध किए जाते हैं। अति शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए एक टैंक में 15% कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 और 5% H2SO4 विलयन भरकर तथा अशुद्ध कॉपर धातु की मोटी प्लेटों का एनोड एवं शुद्ध कॉपर धातु की पतली प्लेटों का कैथोड लगाकर विद्युत अपघटन करते हैं। 5% H2SO4 विलयन सेल की चालकता में वृद्धि करता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड का अशुद्ध तांबा घुलनशील विलयन में चला जाता है और विलयन में से शुद्ध तांबा कैथोड पर जमा होने लगता है। एनोड के नीचे अशुद्धियां जिसमें गोल्ड यानी Au और सिल्वर यानी Ag जैसी मूल्यवान धातुएं एकत्र हो जाती हैं। इन्हें एनोड मड कहते हैं। इस प्रकार हमें शुद्ध तांबा धातु प्राप्त होता है। इसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा समझते हैं। CuSO4 एक्वस जो देता है Cu
ऊपर प्लस प्लस के 2 निशान है, यानी कि धनात्मक निशान दिखाता है, प्लस SO4 माइनस। कैथोड पर यह अभिक्रिया होती है Cu प्लस प्लस 2 आयन साथ में 2 इलेक्ट्रॉन जो देता है कॉपर धातु यानी Cu, और एनोड पर Cu यानी कॉपर धातु से मिलता है Cu प्लस प्लस 2 आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तांबे के भौतिक गुण। 1. यह एक संक्रमण धातु है जिसका रंग लाल होता है। 2. यह अत्यधिक आघात वर्धनीय तथा तन्य होती है। इसमें उच्च विद्युत तथा ऊष्मीय चालकता होती है। 3. इसका गलनांक 1083 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक 232 डिग्री सेंटीग्रेड है। 4. कॉपर का विशिष्ट गुरुत्व 8.93 है। कॉपर के रासायनिक गुण। 1. वायु के साथ क्रिया। शुष्क वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन CO2 गैस युक्त नम वायु क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की एक हरे रंग की परत बनाती है, Cu प्लस O2 प्लस CO2 प्लस H2O, जो देता है क्षारीय कॉपर कार्बोनेट यानी CuCO3 CuOH ट्वाइस। 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में गर्म करने पर तांबा क्यूप्रिक ऑक्साइड या काले कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा समझते हैं। 4Cu प्लस O2 जिसे 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो 2CuO यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। पृष्ठ संख्या 37। 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च ताप पर गर्म करने पर तांबा क्यूप्रस ऑक्साइड या लाल रंग के ऑक्साइड देता है। इसे एक रासायनिक अभिक्रिया से समझेंगे। 4Cu प्लस O2 जो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करने पर देता है 2Cu2O यानी क्यूप्रस ऑक्साइड। 2. जल के साथ क्रिया। तांबे पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 3. क्षार के साथ क्रिया। क्षार का तांबे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 4. अम्ल के साथ क्रिया, जिसमें पहला है HNO3 के साथ अभिक्रिया। तनु HNO3 कॉपर के साथ अभिक्रिया तो नहीं करता, परंतु मध्यम सांद्र यानी HNO3 ब्रैकेट में है 1:1 यानी दोनों का 1:1 रेशो कॉपर से नाइट्रिक ऑक्साइड को अपचयित कर देते हैं। इसकी रासायनिक अभिक्रिया है 3Cu प्लस 8HNO3 जो देता है 3Cu ब्रैकेट में NO3 ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 4H2O। दूसरा है सांद्र HNO3 कॉपर से नाइट्रिक ऑक्साइड को अपचयित कर देते हैं। इसकी रासायनिक अभिक्रिया है Cu प्लस 4HNO3 जो देता है Cu NO3 ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। अम्ल के साथ दूसरी क्रिया है H2SO4 के साथ अभिक्रिया, जिसमें पहला है गर्म और तनु H2SO4। तनु H2SO4 अकेले क्रिया नहीं करता, परंतु वायु की उपस्थिति में CuSO4 देते हैं। इसकी रासायनिक क्रिया है 2Cu प्लस 2H2SO4 प्लस O2 जिससे मिलता है 2CuSO4 प्लस 2H2O। दूसरी H2SO4 के साथ क्रिया है गर्म और सांद्र H2SO4। गर्म और सांद्र H2SO4 के साथ कॉपर SO2 गैस देता है। इसकी रासायनिक क्रिया है Cu प्लस 2H2SO4 जिससे मिलता है CuSO4 प्लस SO2 प्लस 2H2O। तीसरा है HCl के साथ अभिक्रिया। कॉपर गर्म और सांद्र HCl के साथ वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तथा क्यूप्रिक क्लोराइड का निर्माण करता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया है 2Cu प्लस 4HCl प्लस O2 जिससे मिलता है 2CuCl2 प्लस 2H2O। पांचवा है विस्थापन अभिक्रिया। विद्युत रासायनिक श्रृंखला में कॉपर से नीचे आने वाली धातुओं को उनके लवण विलयन से कॉपर विस्थापित कर देता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया है Cu प्लस 2AgNO3 जिससे मिलता है CuNO3 ट्वाइस प्लस 2Ag। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया है 3Cu प्लस 2AuCl3 जिससे मिलता है 3CuCl2 प्लस 2Au। तांबे के उपयोग। पहला, इसका उपयोग विद्युत का तार बनाने में किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग सिक्के बनाने में किया जाता है।
तीसरा, इसका उपयोग पीतल, जर्मन सिल्वर जैसी मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। चौथा, इसका उपयोग रोल्ड गोल्ड, कॉन्स्टेंटन, बेल मेटल आदि में किया जाता है। पांचवा, इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। छठा, इसका उपयोग वैज्ञानिक उपकरण बनाने में किया जाता है, जैसे कैलोरीमीटर, बॉयलर आदि। पृष्ठ संख्या 38। इस पृष्ठ पर कॉपर के धातु कर्म का प्रक्रम चित्र बनाया गया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि मुख्य अयस्क से किस प्रकार हमें अंत में शुद्ध तांबा प्राप्त होता है। इसमें सबसे ऊपर मुख्य अयस्क यानी कॉपर पायराइड, जिसका रासायनिक नाम है CuFeS2, इसे अयस्क का सांद्रण झाग प्लावन विधि द्वारा अयस्क को सतह पर झाग के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। यानी कॉपर पायराइड जो मुख्य अयस्क है, उसे सांद्रण झाग प्लावन विधि द्वारा अयस्क को सतह पर झाग के रूप में प्राप्त किया जाता है, जिससे सांद्रित अयस्क का परावर्तक भट्टी में क्रियाएं करने के लिए ले जाया जाता है। सांद्रित अयस्क का परावर्तक भट्टी में करने के लिए पहले सांद्रित अयस्क का भर्जन परावर्तक भट्टी में कम ताप पर निम्न क्रियाएं होती हैं, जिसमें 2CuFeS2 प्लस O2 जो देती है Cu2S प्लस 2FeS प्लस SO2 गैस, 2Cu2S प्लस 3O2 जो देती है 2Cu2O प्लस 2SO2 गैस, 2FeS प्लस 3O2 जो देता है 2FeO प्लस 2SO2। इसके बाद प्रगलन वात्या भट्टी में क्रियाएं होती हैं, जिसमें वात्या भट्टी में कोक तथा बालू यानी SiO2 मिलाकर गर्म किया जाता है, जिससे कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं। Cu2O प्लस FeS जो देता है Cu2S प्लस FeO, और दूसरा है FeO प्लस SiO2 जिससे मिलता है FeSiO3 धातुमल। इसके बाद बेसमेरीकरण प्रक्रिया या बेसेमर परिवर्तक बनता है। बेसेमर परिवर्तक में निम्न क्रियाएं होती हैं। SiO2 प्लस CaO जिससे मिलता है CaSiO3 यानी धातुमल, 2Cu2S प्लस 3O2 जिससे मिलता है 2Cu2O प्लस 2SO2 गैस, 2Cu2O प्लस Cu2S जिससे मिलते हैं 6Cu प्लस SO2 गैस। इस प्रक्रिया के बाद फफोलेदार तांबा मिलता है और उसका शोधन किया जाता है, जिसकी पहली विधि होती है हरी बांस की लकड़ियों द्वारा 99.5% शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है। प्राप्त कॉपर को कड़ा तांबा कहते हैं और उसके बाद हमें शुद्ध तांबा प्राप्त हो जाता है। दूसरी शोधन की प्रक्रिया होती है वैद्युत अपघटनी विधि, जिससे 99.9% शुद्ध तांबा प्राप्त हो जाता है। पृष्ठ संख्या 39। लोहे का धातु कर्म यानी मेटलॉर्जी ऑफ आयरन। आयरन के महत्वपूर्ण अयस्कों को नीचे दिया गया है। ए, ऑक्साइड्स अयस्क जिसमें है मैग्नेटाइड यानी Fe3O4, हेमेटाइड यानी Fe2O3। बी, कार्बोनेट अयस्क जिसमें है सिडेराइड यानी FeCO3। सी, सल्फाइड अयस्क यानी आयरन पाइराइड्स यानी FeS2। कॉपर पाइराइड्स या चाल्कोपाइराइड्स CuFeS2। लोहे का निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। हेमेटाइट यानी Fe2O3 लोहे का एक महत्वपूर्ण अयस्क है। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को क्रसर की सहायता से महीन चूर्ण में प्राप्त किया जाता है। इसके बाद निम्नलिखित चरणों में अयस्क निष्कर्षण किया जाता है। एक, अयस्क का सांद्रण यानी कंसंट्रेशन ऑफ ओर। हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। उपरोक्त प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन पृष्ठ 28 में भी बताया गया है। 2, सांद्रित अयस्क का भर्जन यानी रोस्टिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर। सांद्रित अयस्क को वायु की अधिकता में गर्म करते हैं। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। 1,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा नमी बाहर निकल जाती है। नंबर 2, आर्सेनिक तथा सल्फर की अशुद्धियां भी अपने ऑक्साइडों के रूप में बाहर निकल जाती है। इसकी रासायनिक क्रिया है 4As + 3O2 जिससे मिलता है 2As2O3, S + O2 जिससे मिलती है SO2 गैस। तीसरा है अयस्क में यदि फेरस कार्बोनेट यानी FeCO3 उपस्थित है तो यह फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 में परिवर्तित हो जाता है। इसकी रासायनिक क्रिया है FeCO3 जिससे मिलता है FeO + CO2, 4FeO + O2 जिससे मिलता है 2Fe2O। चौथा है अयस्क सरंध्र यानी पोरस हो जाता है जिसके कारण उसका सरलता से अपचयन हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है जिसमें वात्या भट्टी को दिखाया गया है, जिस भट्टी में निचली तरफ धातुमल का स्तर या पिघला हुआ लोहा दिखता है और ऊपर की तरफ से उसमें भर्जित अयस्क, चूना, पत्थर, कोक आदि को भरा जाता है। एक तरफ से व्यर्थ गैसें निकलती दिखाई दे रही हैं। इसमें तापमान की अलग अलग सतहें दिखाई गई हैं, जिसमें सबसे ऊपर 400 से 900 डिग्री सेल्सियस का तापमान दिखाया गया है। उसके थोड़ा नीचे यानी मध्य के आसपास 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान दिखाई दिया है और सबसे नीचे 1200 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान दिखाई दिया गया है। इसमें अग्निसह ईंटें इस भट्टी के दोनों तरफ दिखाई गई हैं। गर्म हवा ऊपर और नीचे की तरफ से निकलती हुई दिखाई गई है और धातुमल का स्तर उसके नीचे दिखाया गया है और सबसे नीचे पिघला लोहा जो हमें प्राप्त होता है इस क्रिया से, वह दिखाया गया है। पृष्ठ संख्या 40। लोहे के निष्कर्षण का तीसरा चरण है भर्जित अयस्क का प्रगलन यानी स्मेल्टिंग ऑफ रोस्टेड ओर। भर्जित अयस्क को कोक यानी सी तथा चूने के पत्थर यानी CaCO3 के साथ मिलाकर वात्या भट्टी में कप तथा कोन व्यवस्था के अंदर डालते हैं। वात्या भट्टी में ताप एक सा नहीं रहता। जैसे जैसे चार्ज नीचे की ओर जाता है उसे भिन्न भिन्न तापक्रमों के क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ता है। प्रारंभ में तापमान लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अंत में ताप लगभग 1600 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। भट्टी के निचले क्षेत्र में पिघला हुआ लोहा तथा धातुमल जिसे स्लैग कहते हैं वह प्राप्त होता है। धातुमल हल्का होने के कारण पिघले हुए लोहे के ऊपर तैरता है तथा उसे निकास द्वार की सहायता से अलग कर दिया जाता है। वात्या भट्टी में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं को ताप के अनुसार 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला अपचयन क्षेत्र या रिडक्शन जोन। इसका तापमान 400 डिग्री सेंटीग्रेड से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस क्षेत्र में अयस्क में उपस्थित कोक नीचे से आने वाली गर्म गैसों में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। इस प्रकार प्राप्त कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तथा भट्टी के निचले भागों से आने वाली गर्म कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अयस्क में उपस्थित Fe2O3 को Fe में अपचयित कर देती है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया है 2C + O2 जिससे मिलता है 2CO, CO + 3Fe2O3 जिससे मिलता है 2Fe3O4 + CO2 गैस, CO + 3Fe3O4 जिससे मिलता है 3FeO + CO2 गैस, CO + FeO जिससे मिलता है Fe स्पंजी लोहा + CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। भट्टी के इस क्षेत्र से प्राप्त लोहे को स्पंजी लोहा या स्पॉन्ज आयरन कहते हैं। दूसरा है धातुमल क्षेत्र या स्लैग जोन। इसका ताप 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस क्षेत्र में चूना पत्थर अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका यानी SiO2 की अशुद्धि से क्रिया करके धातुमल बनाती है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया है CaCO3 जिससे मिलता है CaO + CO2 गैस, CaO + SiO2 जिससे मिलता है CaSiO3 धातुमल के रूप में, CaCO3 + C जिससे मिलता है CaO + 2CO। तीसरा है दहन तथा गलन क्षेत्र बर्निंग एंड मेल्टिंग जोन। इसका तापमान 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक
होता है। इस क्षेत्र में मिलाया गया कार्बन प्रारंभ में आंशिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा CO कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलता है, बाद में पूर्ण रूप से क्रिया करता है। 2C + O2 जिससे मिलता है 2CO, C + O2 जिससे मिलता है CO2 गैस, CO2 + C जिससे मिलता है 2CO। पिघला हुआ लोहा बचे हुए कार्बन से संतृप्त हो जाता है। यह धातुमल से भारी होने के कारण नीचे एकत्रित हो जाता है। इसे कच्चा लोहा या पिग आयरन कहते हैं। पृष्ठ संख्या 41। धातुओं का संक्षारण, कोरोजन ऑफ मेटल। संक्षारण एक विद्युत रासायनिक घटना है। लोहे पर जंग लगना, चांदी का मलिन होना, तांबे तथा कांसे पर हरे रंग की परत जमना, ये सब संक्षारण के उदाहरण है। वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा धातुओं के धीमी गति से अवांछित यौगिकों सामान्यतः ऑक्साइडों में बदल जाने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। लोहे में जंग लगना संक्षारण का मुख्य उदाहरण है। इसके आधार पर हम संक्षारण की क्रियाविधि को समझने का प्रयास करेंगे। रासायनिक दृष्टिकोण से जंग यानी Fe2O3 × H2O होता है। यह वायुमंडल की नमी यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और O2 ऑक्सीजन गैस के कारण होता है। वात यानी वैक्यूम तथा शुष्क वायु की उपस्थिति में जंग नहीं लगता है। जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। इस सिद्धांत के अनुसार अशुद्ध लोहे की सतह एक विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करती है। ऐसे सेल को संक्षारण सेल या कोरोजन सेल कहा जाता है। इन सेलों में शुद्ध लोहा जो एनोड तथा अशुद्ध लोहा कैथोड की भांति कार्य करता है। नमी जिसमें O2 और CO2 विलय है विद्युत अपघटय यानी इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करती है। एनोड पर आयरन यानी Fe2+ आयनों के रूप में विलयन में चला जाता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया है Fe जो देता है Fe ऊपर +2 का निशान प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2E। कैथोड पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन जल के अणुओं द्वारा ले लिए जाते हैं तथा OH- आयन बनाते हैं। इसकी रासायनिक अभिक्रिया है 2H2 + O2 + 4 इलेक्ट्रॉन यानी 4E- जो देता है 4OH-। एनोड पर Fe2+ आयन में OH- आयनों से क्रिया करके Fe ब्रैकेट में OH बनाते हैं। यह आयरन 2 हाइड्रोक्साइड वायुमंडल के ऑक्सीजन द्वारा नमी की उपस्थिति में हाइड्रेट आयरन 3 ऑक्साइड बनाता है। 2FeOH + हाफ O2 aqueous प्लस H2O जो देता है Fe2O3 × H2OS। यह हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड ही जंग या रस्ट है। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर अफेक्टिंग कोरोजन। 1. धातु की प्रकृति, नेचर ऑफ मेटल। अधिक क्रियाशील धातु तीव्रता से संक्षारित होती है। 2. अशुद्धियों की उपस्थिति यानी प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। धातुओं में अशुद्धियों की उपस्थिति से छोटे छोटे संक्षारण सेल बन जाते हैं जिससे संक्षारण की दर बढ़ जाती है। 3. वायुमंडल की प्रकृति यानी नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। वातावरण में नमी, खारापन अथवा CO2, SO2, SO3 आदि गैसें अशुद्धि के रूप में हों तो संक्षारण दर बढ़ जाती है। 4. धातुओं में विकृति। चिकनी तथा समतल सतह वाली धातु का संक्षारण मुड़ी हुई तथा खुरदुरी धातु से कम होता है क्योंकि धातु के मुड़े हुए स्थानों पर उपस्थित परमाणुओं और अणुओं में तनाव होता है। 5. विद्युत अपघटय की उपस्थिति। धातु वाले स्थान पर अम्ल क्षार या लवण युक्त जल जैसे विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में संक्षारण की दर बढ़ जाती है। 6. pH पर निर्भर। pH मान में कमी से संक्षारण की दर बढ़ने लगती है। जब माध्यम का pH मान 3 से कम हो जाता है तो संक्षारण तीव्रता से होता है। पृष्ठ संख्या 42। संक्षारण से बचाव यानी प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। 1. रोधिका रक्षण यानी बैरियर प्रोटेक्शन। इस विधि में लोहे तथा वायुमंडल के बीच एक रोधिका स्थापित की जाती है। इसकी निम्नलिखित विधियां हैं।
लोहे की सतह पर पेंट लगा देते हैं या लोहे की सतह पर ग्रीस या तेल की पतली परत लगा देते हैं या इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा लोहे के ऊपर SN, NI, ZN जिंक, Cr क्रोमियम या एल्यूमिनियम जैसी धातु की पतली परत लगा देते हैं। दूसरी संक्षारण से बचाव की क्रिया है उत्सर्ग रक्षण यानी सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उससे अधिक क्रियाशील धातु की तह लगा देते हैं। लोहे की सतह पर जिंक की परत लगाई जाती है। इस क्रिया को गैल्वनीकरण कहते हैं। 3. विद्युतीय रक्षण यानी इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। यह विधि लोहे से बनी उन वस्तुओं को जंग लगने से बचाने में प्रयुक्त होती है जो जमीन के अंदर गड़ी होती हैं तथा जल के संपर्क में रहती हैं, जैसे नल का पाइप, पेट्रोल या डीजल की टंकी। लोहे के पदार्थ को उससे अधिक सक्रिय धातु जैसे मैग्नीशियम या जिंक से जोड़ देते हैं। मैग्नीशियम एनोड का कार्य करता है और लोहे की तुलना में प्राथमिकता से इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, जिससे लोहा जंग लगने से बचा रहता है। इसके साथ ही एक चित्र दिया गया है जिसमें लोहे में जंग लगने की रासायनिक अभिक्रिया को दिखाया गया है। इसमें एक छड़नुमा आकृति दिखाई गई है जिसके एक तरफ एनोड और एक तरफ कैथोड दिखाया गया है। इस रासायनिक अभिक्रिया में आयरन को दिखाया गया है कि आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है या 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और इलेक्ट्रॉनों का गमन कैथोड की तरफ होता हुआ दिखाई देता है, जिसमें दूसरी तरफ 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी रासायनिक अभिक्रिया है Fe2O3 × H2O जो देता है FeOH ट्वाइस, जो घुलित यानी कि इसमें मॉइस्चर की यानी नमी की उपस्थिति दिखाई गई है। चौथा संक्षारण से बचाव का उपाय है जंग विरोधी विलयन लगाना यानी यूजिंग एंटी रस्ट सोल्यूशन। क्षारीय फास्फेट तथा क्षारीय क्रोमेट विलयन जंग विरोधी विलयन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इनकी क्षारीय प्रकृति होने के कारण विलयन में से H पॉजिटिव आयन को हटा लेते हैं। H पॉजिटिव आयनों की उपस्थिति आयरन को आयरन प्लस में बदलने में सहायक है। लोहे की वस्तुओं को उबलते हुए सांद्र Na3PO4 विलयन में डुबाने पर लोहे पर आयरन फॉस्फेट की अविलेय परत जम जाती है। यह परत लोहे को जंग लगने से बचाती है। मिश्र धातुएं एलॉयज। धातु के गुण धर्मों को बेहतर बनाने की सर्वोत्तम विधि मिश्र धातु निर्माण है। इस विधि से हम इच्छानुसार धातुओं के गुण धर्म प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है, लेकिन इसमें थोड़ा कार्बन लगभग 0.05% मिला दिया जाए तो वह कठोर तथा अनम्य हो जाता है। इसी प्रकार यदि लोहे के साथ निकिल और क्रोमियम मिला दिया जाता है तो हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता। वास्तव में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर किसी भी धातु के गुण धर्म बदले जा सकते हैं। यह पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है। पृष्ठ संख्या 43। किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ बना सममांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु बनाने के निम्न कारण हैं। 1. मिश्र धातु की सामर्थ्यता बढ़ाने के लिए। 2. मिश्र धातु की सक्रियता बढ़ाने के लिए। 3. मिश्र धातु को कठोर करने के लिए। 4. मिश्र धातु को ढालने योग्य बनाने के लिए। 5. मिश्र धातु का गलनांक कम करने के लिए। मिश्र धातु तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है। उसके पश्चात दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इसमें विलयन किया जाता है। फिर इसे कमरे के ताप में शीतलीकृत किया जाता है। मिश्र धातु को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। 1. लौह मिश्र धातु या फेरस एलॉय। इन मिश्र धातुओं में एक अवयव लोहा अवश्य होता है। उदाहरण स्टेनलेस स्टील या एल्निको। 2. अलोह मिश्र धातु या नॉन फेरस एलॉयज। इन मिश्र धातुओं में लोहा नहीं होता है। उदाहरण पीतल या ड्यूरेलियम। 3. अमलगम। इन मिश्र धातुओं में एक अवयव पारा अवश्य होता है। उदाहरण सोडियम अमलगम। सामान्य मिश्र धातुएं, उनके संगठन तथा उपयोग। यहाँ एक तालिका बनी हुई है जिसमें एक तरफ मिश्र धातु
उसके आगे संगठन और उसके आगे उसके उपयोग लिखे गए हैं। इसमें पहला है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु, संगठन है Fe 74% प्लस क्रोमियम 18%, निकिल 8%, उपयोग बर्तन, शेविंग ब्लेड, शल्य क्रिया के उपकरण। दूसरी मिश्र धातु है एल्निको, इसका संगठन है Fe आयरन 62% प्लस निकिल 12%, एल्यूमिनियम 20% प्लस CO 6%, कोबाल्ट 6%। इसके उपयोग हैं शक्तिशाली स्थायी चुंबक बनाने के लिए। तीसरी मिश्र धातु है पीतल, इसका संगठन है Cu यानी कॉपर 88% प्लस जिंक 20%, उपयोग है बर्तन और सिक्के बनाने में। चौथी मिश्र धातु है कांसा, जिसमें संगठन है कॉपर 88% प्लस Sn टिन 20%, और इसके उपयोग है बर्तन तथा मूर्तियां बनाने में। पांचवी मिश्र धातु है बेल मेटल, इसका संगठन है Cu 75% प्लस Sn 25%, और इसके उपयोग है घंटे या पुर्जे बनाने में। छठी मिश्र धातु है ड्यूरेलियम, इसका संगठन है एल्यूमिनियम 95% प्लस कॉपर 4%, मैग्नीशियम 0.5% प्लस Mn 0.5%। इसके उपयोग है वायुयान, हेलीकॉप्टर, जेट विमान बनाने में। सातवीं मिश्र धातु है मैग्नेलियम, इसका संगठन है एल्यूमिनियम 98% प्लस मैग्नीशियम 2%। इसके उपयोग है वायुयान, प्रेशर कुकर तथा वैज्ञानिक उपकरण बनाने में। पृष्ठ संख्या 44। पूर्व वर्षों में आए हुए प्रश्न। पहला प्रश्न है अयस्क एवं खनिज पदार्थ में अंतर को स्पष्ट कीजिए। 2 अंक 2012। दूसरा प्रश्न है आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता किसी वर्ग तथा आवर्त में किस प्रकार बदलती है। 4 अंक 2012। प्रश्न 3 निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए तांबा यानी कॉपर के 2 अयस्कों के नाम तथा सूत्र को लिखें। 2 अंक 2012। बी कॉपर पाइराइट से कॉपर यानी तांबा के निष्कर्षण की विधि का विस्तृत विवरण दें। 12 अंक 2012। सी तांबा निम्नांकित के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करता है। संतुलित समीकरण दें। अंक 6 2012। इसमें पहला है तनु नाइट्रिक अम्ल और दूसरा है सांद्र नाइट्रिक अम्ल। प्रश्न 4 धातु एवं अधातु को उदाहरण सहित परिभाषित करें। अंक 2 2014। प्रश्न 5 अयस्क के प्रगलन एवं भर्जन से आप क्या समझते हैं। अंक 2 2014। प्रश्न 6 धातुओं के संक्षारण को परिभाषित कीजिए तथा संक्षारण से सुरक्षा की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। अंक 4 2014। प्रश्न 7 मिश्र धातु की परिभाषा एवं 2 उदाहरण लिखिए। अंक 2 2015। प्रश्न 8 आयरन के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम लिखिए एवं उसके निष्कर्षण की विधि का वर्णन रासायनिक समीकरण सहित कीजिए। अंक 10 2015। प्रश्न 9 मेंडलीफ की विस्तृत रूप आवर्त सारणी में समूह एवं आवर्तों की संख्या बताइए। अंक 2 2016। प्रश्न 10 वात्या भट्टी में आयरन अयस्क से सिलिकेट की अशुद्धि किस प्रकार हटाई जाती है। रासायनिक अभिक्रिया सहित समझाइए। अंक 2 2016। प्रश्न 11 लौह अयस्क का सांद्रण किस प्रकार से करते हैं, समझाइए। अंक 4 2016। प्रश्न 12 खनिजों एवं अयस्कों को परिभाषित करें और उनमें विभेद लिखें। अंक 2 2017। प्रश्न 13 मिश्र धातु एवं अमलगम को परिभाषित कीजिए तथा दोनों के 2 उदाहरण दीजिए। अंक 2 2018। प्रश्न 14 उदाहरण सहित भर्जन तथा निस्तापन को समझाइए। अंक 4 2018। प्रश्न 15 लौह शोधन में वात भट्टी में होने वाली क्रियाओं का वर्णन कीजिए। अंक 8 2018। अभ्यास के कुछ प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है संयोजकता और परमाणु आकार की व्याख्या करें। दूसरा प्रश्न धातु की विद्युत चंबकीय पृथक्करण प्रक्रिया बताइए। तीसरा एल्यूमिनोथर्मिक प्रक्रिया क्या है। यहाँ दूसरा अध्याय धातुएं खत्म होता है। पृष्ठ संख्या 45।